ओके, हेलो गाइस। आज जो है हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ठीक है। किस प्रकार की होती है, कौन से वेरियस मेथड्स हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। ठीक है, बच्चों के अंदर है तो कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हम हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं तो कौन सा होगा, तो ये सब हम देखेंगे। उसके पहले जो भी हमारे सेशन को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट्स अगेन, लाइक द वीडियो, और अपना कमेंट्स भी डालना बिल्कुल भी मत भूलना। दूसरी बात कि हम इसके रिलेटेड कोई भी पीडीएफ शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कंटेंट है आपके सामने है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो यू मेड इट्स बाय योर सेल्फ, है ना। अगर आप खुद लिखोगे तो यू हैव गॉट द मैनी मोर आइडिया रिलेटेड टू दैट इज। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स को। अच्छे से ध्यान दे के और सुनिएगा और कंसंट्रेट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके ओके, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी ब्राह्मी क्लासेस। ओके, चलो ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मीट ऑक्सीजन नीड ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन नीड तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि 2 to 5 मिनट्स भी अगर हमको ब्रीद या ऑक्सीजन, ठीक है, हम ब्रीद या फिर हम बोले कि ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता है ये सप्लाई, तो सीधा पहले अफेक्ट करेगा ब्रेन टिश्यूज़ को। ठीक है, और ब्रेन को जो है ये डैमेज कर देता है ना। फिर ब्रेन के सारे कंट्रोल्स जो है वो उसके खुद में नहीं रहते हैं। जैसे कि पर्सन का ब्रीदिंग भी नहीं रहता है ना। तो फिर उसको ऐसा बोला जाता है कि ऑर्गन डेथ हो चुका है पर्सन का, अब उसको सांस कैसे लेना है ये वो कुछ भी जो उसको आइडिया नहीं है। ठीक है, और फिर जो है उसके फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में बताया जाता है और बोलते हैं क्या कि अगर आपको जो है इसके रिलेटेड कुछ भी, है ना, ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर वो रेडी होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वेंटिलेटर से पेशेंट कनेक्टेड है तब तक वो जिंदा रहेगा, फिर वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम जब भी बोलते हैं ना कि एयरवे पेटेंसी देखिए, है ना, तो ये एयरवे पेटेंसी इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि ब्रेन के टिश्यू एक बार डेथ हो चुके हैं, डैमेज हो गए, तो फिर से वो रिजनरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक, नहीं हो पाते इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि इंडिकेशन, कौन सी सिचुएशंस के अंदर हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो ये है डिस्पनिया, इट्स मीन्स की डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, क्लियर। अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है तो उसको हम डिस्पनिया बोलते हैं। और अगर किसी पेशेंट की एकदम रेस्पिरेशन जो है वो पैटर्न नॉर्मली चल रही है तो उसको हम यूपनिया बोलते हैं। ठीक है, यूपनिया जो वर्ड है क्या बताता है हमको, नॉर्मली रेस्पिरेशन को बताता है। तो ये वर्ड ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि नया है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जैसा रहता है कि यूपनिया क्या है। तो यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन का बताता है। दूसरा, पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो भी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, एमआई हो तो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, मेजर बर्न हो या उसको शॉक लगा हो, शॉक हैज़ दी वेरियस टाइप्स, लाइक ऑफ दैट कि यहाँ पे हम हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है, फिर एलर्जिक की वजह से होता है ये एलर्जिक सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग जो है शॉक हमको देखने को मिलते हैं। हाइपोवॉलेमिक ये जो शॉक है वो कब होता है, जब पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड लॉस या हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होना मतलब कि वहाँ पे हो जाता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है, एलर्जिक शॉक किसी एलर्जी की वजह से,
सेप्टिक शॉक जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक कोई भी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, और न्यूरोजेनिक जो शॉक है वो ब्रेन के CNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। क्लियर? जैसे अलग अलग शॉक अगर हुए तो उसमें भी ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट हो सकती है। ओके, फिर क्या है आपके पास? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या? इसमें जो है वो RBC भी लो देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली रिलेटेड टू RBC इट्स द हीमोग्लोबिन, तो ये भी यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। और पर्सन हम जैसे वहाँ यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं? यस, रेड और पिंक कलर के। फिर जो है हमारे अंदर अगर एनीमिया होता है तो हमारी स्किन जो है वो पेल और वाइट कलर के दिखने को शो होगी। तो ये सारी कंडीशन है, डिस्पनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मेजर बर्न, शॉक एंड एनीमिया, ये सब के अंदर जो है हम क्या देते हैं? इंडिकेशन फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। चलो, टर्म्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अभी है मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ये तो डिसाइड किया कि कौन सी सिचुएशन या कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वी हैव यूज फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, बट हाउ वी कैन प्रोवाइड दैट इज वन, है ना। कौन से मेथड्स के थ्रू हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट के अंदर? तो एक है नेजल कैन्यूला, नेजल प्रॉन्ग्स, यहाँ पे जो लगाते हैं दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर वो, ठीक है। यहाँ इरिटेंट करेगा पेशेंट को ज़रूर, पर पेशेंट को इरिटेंट से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का लाइव, है ना, और इसी के लिए तो हम ऑक्सीजन देते हैं। ओके, तो मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज द नेजल कैन्यूला या नेजल प्रॉन्ग्स। ये जो है ना नेजल कैन्यूला एंड नेजल प्रॉन्ग्स, ये लो फ्लो रेट ऑक्सीजन है, उसके थ्रू बहुत ही लो रेट में ऑक्सीजन मिलता है। यूज मोस्टली इन द COPD पेशेंट, ठीक है। और ये COPD पेशेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COPD, है ना। तो होता है वहाँ पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, क्लियर? COPD का मतलब क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को आप बाहर से ब्रीथ दीजिए अगर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, पर इतना भी मत दीजिए कि वो उस पर ही जो है वो डिपेंडेंट हो जाए। अगर आप उसको कोई भी ऑक्सीजन थेरेपी जो दी है उससे आप उसको अगर निकाल रहे हो, उसको हटा रहे हो, तो पेशेंट तुरंत ही जो है वो जो बोल सकते हैं हम कि हेजिटेट हो जाएगा कि नहीं, मैं खुद से ब्रीथ नहीं ले पाऊँगा, मुझे वो लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी कंडीशंस को हम जो है वो प्रिवेंट करने के लिए COPD वाले पेशेंट को वो डिपेंडेंट ना हो जाए, उसके लिए हम बहुत ही लो रेट ऑक्सीजन उसको देते हैं, ठीक है, जिससे उसको ऑक्सीजन तो मिले बाहर से, पर वो खुद का एफर्ट भी लगाना चालू ही रखे ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, खुद के एफर्ट्स भी चालू रखें, तो ये ज़रूरी होता है। तो यूज़ मोस्टली इन द COPD पेशेंट्स, लॉन्ग टर्म यूज हम इसको कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन का भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका भी बहुत सारे टॉक्सिसिटी है, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चों के अंदर ये रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया आँखों के अंदर इन्फेक्शन करवा देता है, क्योंकि आप मास्क पहनोगे तो कुछ ऐसे पहनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको नोज़ मास्क नहीं बोलते हैं, मास्क को हम फेस मास्क बोलते हैं, क्योंकि वो फेस के भी बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता होता है, ठीक है, तो इसके लिए। फिर देखो क्या बोले कि फ्लो रेट इसका 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है, और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसका 24 to 44% जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको नेजल कैन्यूला, नेजल प्रॉन्ग्स के बारे में बताई गई है। ओके, फिर है हमारे पास दूसरा मेथड फॉर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज द नेजल कैथेटर, ठीक है, नेजल कैथेटर डालेंगे। अभी उसके अंदर देखो कि ये उसके बारे में ऐसा बोला है, हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमनली अगर कोई यूज़ होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वो नेजल कैथेटर है, ठीक है। द नेजल कैथेटर इज मोस्ट कॉमन मेथड विच यूज्ड इन हॉस्पिटल, चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 8 hours इनटू अपोजिट नॉस्ट्रल्स। पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, आपने जो नेजल कैथेटर्स लगाए हैं ना उसकी पोजीशन चेंज करनी है। मतलब मान लो कि आपने पहले नेजल कैथेटर राइट साइड में लगाया है तो आप लेफ्ट में करोगे, और अगर आपने लेफ्ट में लगाया तो 8 hours के बाद उसको राइट में करोगे, ठीक है।
तो ये सिचुएशन याद रखना, अगर हमारी पोजीशन या फिर पेशेंट की पोजीशन चेंज करने की बात है तो हम बोलते हैं एवरी 2 आवर्स पे हमको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट के अंदर बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर्स ना हो, ये कंडीशन के प्रिवेंशन के लिए हम ऐसा करते हैं। बट अगर नेजल कैथेटर की पोजीशन को चेंज करने की बारी हो, बताया हो, तो उसके अंदर हम एवरी 8 आवर्स उसको राइट साइड नॉस्ट्रिल में लगाया तो फिर लेफ्ट में लगाएंगे। और ओके, तो ऐसी ही और किसके अंदर हम ऐसे मतलब बात करते हैं कि चेंज करना, एंडोट्रेकियल ट्यूब की, ठीक है। जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमने यहाँ पे राइट साइड में फिक्स किया है, तो नेक्स्ट डे पे हम उसको लेफ्ट साइड पे जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसके अंदर भी देखने को मिलता है। ओके, फिर क्या बोला है कि फ्लो रेट इसका होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन है 24 to 44%, सेम एज नेजल कैन्युला या नेजल ब्रोंक्स, ठीक है। चलो, अभी है थर्ड मेथड, फेस मास्क। फेस मास्क के भी बहुत सारे टाइप्स है, देखो सब टाइप्स है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ द फेस मास्क इज यूज, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल फेस मास्क एंड NRBM, नॉन रीब्रीदर मास्क। अभी सिचुएशन कैसी पता है, ये पार्शियल फेस मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क, ये दोनों के अंदर रीब्रीदर बैग रहेगा, ठीक है। पर दोनों में मैकेनिज्म्स थोड़ा थोड़ा सा अलग है, जो हम देखेंगे थ्योरी में कि किस तरीके से है यहीं पे आगे, ठीक है। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि फिर आप जो है वो सिर्फ इमेज देख के आइडेंटिफाई मत कर देना कि इमेज है तो ये सिर्फ और सिर्फ NRBM ही है। और ये जो NRBM मास्क है मोस्टली हमने देखा था कोविड-19 के दौरान हम यूज़ करते थे। फिर आएगा हमारा वेंचुरी मास्क, ये फिक्स्ड होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कलर कोडेड होते हैं, जैसे कलर वैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो और उसका लीटर पर मिनट कितना रहेगा वो फिक्स होता है वेंचुरी मास्क के अंदर, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा पार्शियल फेस मास्क और NRBM जो नॉन रीब्रीदर मास्क है उसके ऊपर, क्लियर। तो फेस मास्क हैज़ द 4 टाइप्स, सिंपल फेस मास्क, द पार्शियल फेस मास्क, द नॉन रीब्रीदर मास्क एंड द वेंचुरी मास्क, क्लियर। ओके, वी फर्दर मूव फॉर दैट एंड डिटेल वी लर्न अबाउट ऑफ दैट, है ना। देखो क्या कहना चाहता है कि एक है सिंपल फेस मास्क, वो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होता है, इमरजेंसी में यूज़ होता है, जिसका फ्लो रेट 5 to 8 लीटर पर मिनट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40 to 60% देखने को मिलता है। मिनिमम फ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे 5 से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए बोला है 5 लीटर पर मिनट इसका मिनिमम होता है। मैक्सिमम इससे जो है सिंपल फेस मास्क से हम पेशेंट को 8 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, मास्क विद रिजर्वायर बैग। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हम बात करें पार्शियल रीब्रीदर मास्क की या नॉन रीब्रीदर मास्क की, दोनों के पास जो है वो रिजर्वायर बैग है। वो रिजर्वायर बैग का मैकेनिज्म अलग है जो हमको देखना है। तो जो मास्क है विद रिजर्वायर बैग विच अलाउ 1/3 ऑफ द एक्सेल एयर टू ब्रीथ, उसकी जो 1/3 टू एक्सेल एयर है उसको ब्रीथ करता है वापस से। मतलब कि यहाँ पे ऊपर जो है आपका मास्क लगा रहेगा और नीचे की साइड जो आपका रिजर्वायर बैग रहता है। अभी जो पेशेंट ने एयर को एक्सहेल किया है, ठीक है, वो एयर कहाँ जाएगी, वो रिजर्वायर बैग में जाएगी। उससे रिजर्वायर बैग जो है वो इन्फ्लाम्ड होती है, वो पूरी फूलती है, ठीक है। और उसका 1/3 जो है 1/3 पार्ट ऑफ द एक्सेल एयर जो है वो फिर से अपनी जो है इनहेलेशन में लेंगे, ठीक है। ओके, तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो फिर से अपने इनहेलेशन में लेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे PRBM के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर फ्लो रेट इसका जाएगा, देखो कितना, 6 to 15 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 70 to 80%, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन रीब्रीदर मास्क के बारे में, NRBM के बारे में। इट इज़ अ प्लास्टिक मास्क विथ रिजर्वायर बैग ऑल्सो, इट कंसिस्ट ऑफ 1 वे वाल्व। यहाँ पे 1 वे वाल्व मास्क होता है, जैसे हम किसी पेशेंट को मास्क लगाते हैं तो उसके दोनों साइड, ठीक है, वाल्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क था वहाँ पे किस तरीके का मास्क वाल्व होगा, 2 वे। और यहाँ पे देखो नॉन रीब्रीदर में कैसा है, 1 वे वाल्व मास्क। मतलब वो क्या करेगा कि जो हमारे सराउंडिंग्स की जो एयर है उसको उसके अंदर एंटर नहीं होने देगा।
ठीक है। द प्लास्टिक मास्क है विद रिजर्वायर बैग, इट कंसिस्ट ऑफ वन वे वाल्व विच प्रिवेंट रूम एयर, रूम एयर को हमारे जो इंस्पिरेशन एयर है उसके अंदर या एक्सलेशन के अंदर मिक्स नहीं होने देगा। एक्सहेल एयर एंटर इनटू द बैग, सिर्फ जो एयर को हम एक्सहेल करते हैं वही बैग के अंदर जाएगी और बैग जो है उसकी वजह से इन्फ्लाम्ड होगी। नॉन रीब्रीदर मास्क NRBM इज ऑक्सीजन मेथड ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। ये कैसा है कि जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इसकी मदद से जो है NRBM की मदद से पेशेंट को दे पाते हैं। फ्लो रेट इसका होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। जितना फ्लो रेट ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन का जो बॉटल है, ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी से ख़त्म होगा। ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा इसका 95 to 100%, वेरी हायर परसेंटेज बोला है ना ऑक्सीजन का, तो ये रहेगा। वन वे वाल्व मास्क याद रखना, जो रूम एयर है इसको इसके अंदर एंटर नहीं होने देता, ये चीज़ याद रखना। और एक्सहेल एयर है सिर्फ वही इसके अंदर जो है एंटर होगी, ये भी जरूर ध्यान में रखना। और हायर परसेंटेज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है। तो मैनी मोर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द NRBM मास्क। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वेंचुरी मास्क, एयर एंट्रेनमेंट मास्क इसको बोला जाता है। मोस्ट एक्यूरेट होता है क्योंकि जिस कलर का आपने यूज़ किया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसके कलर का एक्यूरेसी के साथ वो लीटर पर मिनट और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देगा। ये फिक्स्ड होता है, मोर प्रिसाइज मेथड होता है। डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो ये 2 से लेके 15 लीटर पर मिनट तक जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। और कंसंट्रेशन में बात करें तो 24 to 60% होता है। ठीक है, 2 to 15 लीटर पर मिनट एंड 24 to 60%। और ख़ास करके जो वेंचुरी मास्क है वो इस पेशेंट के अंदर मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, जैसे COPD के अंदर क्या यूज़ होता था, नेजल प्रोंक्स या नेजल कैन्यूला, वैसे वेंचुरी मास्क जो है वो ARDS वाले पेशेंट के अंदर यूज़ होता है। हॉस्पिटल का मोस्ट कॉमनली यूज़ बोले तो नेजल कैथेटर होता है जिसकी पोजीशन हम एवरी 8 आवर्स चेंज करते थे। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। और वेंचुरी मास्क को हम एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो वेंचुरी मास्क विद हिट्स कलर। अभी इसका हमारे पास है मैनोमिक्स। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है वो, तो इसको कैसे याद रखते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले सी ऑफ दैट कि इसके लिए हम याद करेंगे बारात वाले, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन कार लेकर आए। ओके, ये इसका मैनोमिक है। जैसे कि बारात, B फॉर द बारात, B फॉर द ब्लू कलर। ठीक है, वाले, व फॉर द वाइट कलर, ऑरेंज कलर, देन इट्स येलो, इट्स अ रेड कलर एंड लास्ट वन इज फॉर द ग्रीन कलर। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि बारात वाले ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन कार लेके आए। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइज करते हो, सुनते हो, तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। जस्ट डोंट वरी। ब्लू कलर हैज़ दी 2 to 4 लीटर पर मिनट, 24% कैपेसिटी। पहले हम सिर्फ लीटर पर मिनट देखते हैं, इजीली हम गेन कर पाएंगे। वाइट कलर हैज़ दी 4 to 6 लीटर पर मिनट, ऑरेंज कलर हैज़ दी 6 to 8 लीटर पर मिनट, 8 कलर हैज़ दी 8 to 10 लीटर पर मिनट, रेड कलर हैज़ दी 10 to 12 लीटर पर मिनट एंड लास्ट द ग्रीन कलर इज द 12 to 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगेन हम कंसंट्रेशन परसेंटेज में ऑक्सीजन का देखें तो ब्लू फॉर द 24%, वाइट फॉर द 28%, ऑरेंज फॉर द 31%, येलो फॉर द 35%। रेड का क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, तो रेड फॉर द 40% एंड ग्रीन फॉर द 60%। ठीक है, तो यहाँ पे बारात वाले ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन कार लेके आए। और ऐसे ही कि 2 to 4 लीटर पर मिनट, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 15। ऐसे यहाँ पे भी 24, 28, 31, 35, 40 एंड 60 आपको याद रह जाएगा। जितनी ईजिली मैं बोल रही हूँ उतनी ही ईजिली जब आप इसको अच्छे से सुनते हो, कॉन्सेंट्रेशन करके और बार बार सुनते हो। ठीक है, और ये मैनोमिक्स याद रखना। क्लियर?
और रेड कलर वाले पे तो बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर अभी तक की सेंट्रल एग्जाम में देखने को मिल चुका है। ओके, और एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास अगर वाइट कलर का वेंचुरी मास्क है तो बताइए कितने लीटर का होगा। तो ऑब्वियसली वी हैव नोन फॉर दैट कि 4 to 6 लीटर पर मिनट, और उसका कंसंट्रेशन कितना है तो 28% ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमको इतना पता होना चाहिए। चलो, फिक्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ द ऑक्सीजन इज द वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट है ऑक्सीजन टेंट, जो यूज होता है पीडियाट्रिक के लिए। फ्लोरेट होता है इसका 10 to 15 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 80 to 90%, क्योंकि पेशेंट को पूरा पीडियाट्रिक को उसके अंदर टेंट में जैसे डाल दिया हो वैसे होता है, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ वो नाक से ले सकेगा, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स कोई ऐसे तो नहीं है ओपन पोर कि जो भी ऑक्सीजन को लेते हो और हमारे लंग्स को वो करते हो, वैसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो पूरा टेंट जो होगा उसमें ऑक्सीजन जरूर रहेगा, पर उसका ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ से जाएगा, तो इसीलिए लीटर पर मिनट्स बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, पर उसका जो पहुँचना चाहिए पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा शायद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि ऑक्सीजन टेंट मोस्टली पीडियाट्रिक के अंदर, क्योंकि बच्चा डर ना जाए कि ये उसको क्या पहना दिया है या ऑक्सीजन हुड लगा दे, तो उसके लिए उसको पूरा ऑक्सीजन टेंट से जो है कवर करते हैं। जैसे हमने कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर बेड क्रेडल दिखा था, जो पेशेंट बर्न वाला हो, जो पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला हो, जो अपनी बॉडी से कोई भी कपड़ा भी अगर उसको लगता है डायरेक्टली टच तो भी उसको पेन फील होगा या सिवियरली इरिटेशन होता था, तो हम उसका यूज़ करते थे। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन टेंट है। क्लियर? ओके, तो इस तरीके का है जहाँ पे फ्लोरेट 10 to 15 लीटर पर मिनट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 80 to 90% होता है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है देखो, फेस टेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए टेंट, तो यूज़ फेशियल ट्रॉमा अगर पेशेंट को हुआ है तब यूज़ करेंगे। फ्लोरेट 4 to 8 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 to 50%। ऑक्सीजन हुड, ठीक है, लाइक अ प्लास्टिक डॉम, आपने वो घुम्मट देखा है, डॉम लाइक दिस। ठीक है, डॉम शेप का ये होता है, जैसे कि डॉम शेप का हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कौन सा ऑर्गन होता है, डायफ्राम इज डॉम शेप, है ना। जो डायफ्राम है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट जो कार्डियक सिस्टम, उसको दोनों को सेपरेशन करने का काम करता है, वही ऐसा ही है ये भी। जो ऑक्सीजन हुड इतने ही हमारे जो है बीबी का कवर करेगा। लाइक आपने हाफ बकेट को कैसे काट दिया और छोटी सी बकेट को और फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया, वैसा ये लगता है। ठीक है, तो अ प्लास्टिक डॉम दैट इनक्लोज इन्फेंट हेड, वो इन्फेंट के हेड को इसके अंदर क्लोज फिट करता है। फ्लोरेट होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट, और इसकी भी इमेज जो है अभी के क्वेश्चन कई सारी बार पूछा गया है। ट्रांसट्रैकियल कैथेटर, अभी तक का जो हमने देखा फेस मास्क और सब, तो वो सब ऐसे मेथड्स हैं जो किस तरीके की होती है मोस्टली। एक होता है ना जैसे नॉन इन्वाजिव, और एक होता है इन्वाजिव मेथड। ठीक है, इसके अंदर जो है नॉन इन्वाजिव के अंदर कोई भी कट या बॉडी कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं डाल, जैसे कि कैथेटर भी आप अपने किसी बॉडी कैविटी के अंदर डालना ओपनिंग के अंदर, तो वो भी इन्वाजिव मेथड है, याद रखना वो भी इन्वाजिव मेथड है। जैसे आपने नेजल कैथेटर का यूज़ किया, वो इन्वाजिव मेथड है। ये ट्रांसट्रैकियल कैथेटर, तो उसके अंदर तो हम कट करके ही ट्रेकिया से कैथेटर को डालते हैं, तो वो तो इन्वाजिव ही है। ठीक है, बट जो फेस मास्क है उसमें हमने किसी भी चीज़ के अंदर कुछ नहीं डाला है, डायरेक्टली उसको ऊपर लगा दिया। ऑक्सीजन टेंट है जिसको हमने डायरेक्टली ऊपर लगा, ऑक्सीजन हुड है वो भी। तो ये सारी जो मेथड है ना ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो नॉन इन्वाजिव मेथड है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन मेथड में कौन सा इन्वाजिव है और कौन सा नॉन इन्वाजिव है, तो ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसट्रैकियल कैथेटर जो है वो हम यहाँ से ट्रेकिया में ओपनिंग करेंगे और फिर डालते हैं, तो कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट इनटू द ट्रेकिया, ऑब्वियसली दैट इज वन इज द इन्वाजिव मेथड, है ना। ट्रेकिया थ्रू सर्जिकल क्रिएट ट्रैक्ट। इन ट्रेकोस्टोमी ऑक्सीजन कैन बी गिवन बाय टी कॉलर, टी पीस जो है यहाँ पे हम लगाएंगे और उसके थ्रू जो है ट्रेकोस्टोमी करके फिर ये देंगे। और आपको ये एक चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जब किसी पेशेंट को मोर देन 21 डेज
ठीक है, मोर देन 21 डेज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमको 21 डेज तक ही चलाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको अगर पहले से पता है कि पेशेंट को 21 डेज से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वैसे ही ईटी ट्यूब नहीं लगाते, हम लगा देते हैं ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 21 डेज से ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से थ्रू यहाँ पे ट्रांसट्रैकियल कैथेटर करके वो डाल के टी-पीस के थ्रू उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ईटी ट्यूब भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही यूज़ होता है। ओके, फ्लो रेट यहाँ पे होता है 1 to 4 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 20 to 45%। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है जो आयरन का है ना पूरा, और उसके अंदर हम ऑक्सीजन को स्टोर करके लाते हैं। ठीक है, जो नीचे से पूरा ब्लैक कलर का ऊपर से वाइट कलर का होता है, और उसके अंदर जब हम ऑक्सीजन को स्टोर करके लाते हैं वो पूरा ऑक्सीजन ड्राई होता है। कैसा होता है? ड्राई होता है। हम वो ड्राई जो एयर है, ड्राई जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दे पाएंगे, वरना उसकी जो सारी कैविटी है ना जिसके थ्रू वो पल्मोनरी फंक्शन, ब्रीदिंग फंक्शन होता है, वो सब कुछ जल जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हम उसको जो है वो ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, उससे हम जो है वो ऑक्सीजन जो पाइप है उसको ह्यूमिडिफायर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू जो है हम पेशेंट को फिर ऑक्सीजन लगाएंगे नेजल कैथेटर के थ्रू या फेस मास्क के थ्रू। डायरेक्टली हम ड्राई एयर नहीं देते हैं, उसको मॉइस्ट बनाने के लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप फिक्स कीजिए कि किस तरीके से होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। ओके, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका प्रेशर होता है 2200 LB मतलब कि पाउंड पर इंच स्क्वायर, और 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर हो सकता है। प्रेशर इन पाइप सप्लाई, जो पाइप से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है सिलेंडर से पेशेंट तक, उसका होता है 50 to 60 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। कलर्स ऑफ सिलेंडर, जैसे हमने बोला कि टॉप उसका वाइट होता है और पूरा स्टेम उसका ब्लैक कलर का होगा। ह्यूमिडिफायर जो हमने बोला कि ये जो उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर वो ड्राई होता है, उसको मॉइस्ट बनाने के लिए हम वो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर के थ्रू, वाल्स बॉटल के थ्रू जो है वो करेंगे। और ह्यूमिडिफायर के अंदर मोस्टली यूज़ होता है स्टेराइल वाटर या टैप वाटर। कभी भी उसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो जो सॉल्यूशन है वो उस Na+Cl- वो प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड NS के अंदर, और वो क्रिस्टलाइज कर देगा उसको। ठीक है, वो भी कंडीशन को वर्स्ट कर सकता है। तो यूरिनरी कैथेटर की बात करो आप, या फिर आप इसकी बात करो, ठीक है, तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी NS का यूज़ ना करो, उतना बेटर रहेगा। आप स्टेराइल वाटर या टैप वाटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ह्यूमिडिफायर जो वॉल्स बॉटल है वो ऑक्सीजन को मॉइस्ट करने का काम करती है, उसके अंदर हम डिस्टिल्ड या फिर स्टेराइल वाटर का यूज़ कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग। क्यों हमने ये वॉल्स बॉटल का ह्यूमिडिफायर, हमको पता है ह्यूमिडिफायर क्या है, पर वो ह्यूमिडिफायर की बॉटल को वॉल्व्स बॉटल बोलते थे, वो हमको नहीं पता होगा। तो वो ध्यान में रखिएगा कि ह्यूमिडिफायर को हम वॉल्व्स बॉटल बोलते हैं। ठीक है, और वो जो है क्या करेगी, तो प्रिवेंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरा, ठीक है, वो ड्राई नहीं होने देगा बिकॉज ऑफ द ड्राई ऑक्सीजन की मदद से, वो उसको थोड़ा मॉइस्ट करके भेजेगा। इरिटेटेड एंड लूजन थिक म्यूकस सिक्रेशन। ठीक है, जो म्यूकस सिक्रेशन है उसको भी वो क्या करेगा, लूज करने में हेल्प करेगा फॉर इजीली एक्सपेक्टोरेशन एंड यूज द डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल वाटर, नेवर यूज द नॉर्मल सलाइन। ओके, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबक्शन फायर। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है जहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा रहा होता है, हम बोलते हैं कि अगर आपकी कोई सिगरेट पीने की ऐसी कोई भी हैबिट है, या फिर आप कुछ भी मैस्टिक्स या कुछ भी अपने पास मत रखिएगा, वरना आप तो छोड़ो ये सब जलेगा, पूरा वार्ड जलेगा। ठीक है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज द कंबक्शन। आग लगाने के लिए और आग को जो है आगे बढ़ने के लिए, आग को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, वही आपको चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं। अगर उसको कोई रिलेटिव्स भी मिलने आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वहाँ जाके भूल से भी
सिगरेट या कुछ मत पीना, वरना आप सबको जला सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये नोटिस भी पहले से ही दे देते हैं कि ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबक्शन, क्योंकि ये फायर में जो हेल्प करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बच्चा प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन कंटिन्यूसली जाने की वजह से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है और उसको बोलते हैं रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया, आंखों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कौन से बच्चे को हम प्रीमैच्योर बोल सकते हैं? नॉर्मली जब बच्चा तो नॉर्मली जब बच्चा 37 से 42 वीक्स या फिर 259 से 294 डेज, ठीक है, इसके इस टाइम के दौरान अगर बच्चा हमारा वो होता है तो हम बोलते हैं कि बच्चा जो है एकदम हेल्दी है, टर्म बेबी है। बट अगर 37 वीक्स के पहले या 259 डेज के पहले बच्चा हमारा बॉर्न हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न। उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, पर जब आप कंटिन्यूसली देते हो बराबर, फ्लोरेट को देखे बिना कि कितना ज़रूरी है, क्या है, कुछ नहीं, तो उसके अंदर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया हो सकता है। ये हम बात करेंगे पोल बर्ट इफेक्ट। ये भी एक ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब सीएनएस पे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं पॉल बर्ट इफेक्ट। याद रखना, पॉल बर्ट इफेक्ट जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन सीएनएस है। लोरेंस स्मिथ इफेक्ट जो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम है, ठीक है। लोरेंस स्मिथ सिस्टम जो है वो कहाँ पे, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो है वो कहाँ पे होगी, पल्मोनरी सिस्टम में, तो उसको हम लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट बोलते हैं। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुई तो हम उसको पोल बर्ट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर फॉर दैट इज ऑल टर्म। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया अगर बोले तो प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न के अंदर ऑक्सीजन की वजह से, अगर पोल बर्ट इफेक्ट बोले तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर आपको लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट बोले तो ये है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन द पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, जो हम बाहर निकालते हैं ना एयर को, हमने अंदर ली पहले तो उसमें भी ऑक्सीजन होगा, पर हमारी एक्सपायर्ड एयर जो एक्सहेलेशन होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, जो होता है 16%। कितना? 16%। ऑक्सीजन इन एटमोसफियर, हमारे आसपास कितना ऑक्सीजन है? 21%, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड रूम एयर, तो वो भी पूरा 21% ही जाएगा जितना एटमोसफियर में है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑक्सीजन सेचुरेशन, अगर हमको देखना है कि कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है हमारे ब्लड के अंदर तो वो हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, ठीक है। और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये दोनों कंडीशन को निकालता है। SpO2 देता है, मतलब कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा इसके साथ हमको हार्ट रेट भी देता है। अब हमने कोविड के टाइम ये सब यूज़ तो बहुत किया, पर हमने ध्यान सिर्फ दिया कि आप में कितना ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ठीक है, यही देखा। हम उसको फिंगर्स पे लगाते थे, ठीक है, और वहाँ पे नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए वरना पे कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट होता है। ईयर लोब पे लगा सकते हैं हम, नोज़ की टिप पे लगा सकते हैं हम, टोज़ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये सब जगह पे लगा सकते हैं कि ये सारी की सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना जो फ्रॉस्ट बाइट होना, ठीक है, ठंडी की जल्दी इफेक्ट आप देखना, ठंडी में पहले हमारी ये जो नोज़ टिप है ना वो एकदम ठंडी हो जाएगी, हमारे ईयर लॉब्स एकदम ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर भी हम वहीं से जो है वो ऑक्सीमीटर को लगाते थे और SpO2 साथ में हार्ट रेट का मेजरमेंट करते थे। तो इसीलिए पूछा जाता था कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से कौन कौन से डेटा मेज़र कर पाते हो, और हम सिर्फ लिखते आते थे SpO2, नेवर SpO2 लॉन, उसके साथ में HR हार्ट रेट भी आता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रिक है ये, ट्रिक वेंचुरी मास्क को याद रखा वही है। बारात वाले ऑरेंज येलो रेड ग्रीन कार लेके आए, ब्लू वाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, 24%, 28%, 31, 35, 40 एंड 60%। लीटर पर मिनट की बात करें तो 2 to 4 लीटर पर मिनट, 4 to 6 लीटर पर मिनट, 6 to 8 लीटर पर मिनट, 8 to 10 लीटर पर मिनट, 10 to 12 लीटर पर मिनट एंड 12 to 15 लीटर पर मिनट, ओके। एंड नॉर्मल SpO2 यहाँ पे क्या था तो 96 to 100%, जो एक्यूरेसी के साथ, फिक्स्ड के साथ और प्रिसाइज मेथड ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहलाती थी। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात करें तो ऑक्सीजन का टॉप जो है वो वाइट होता है, बॉडी पूरी उसकी ब्लैक होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो वो ग्रे कलर का होता है बॉटल,
यूज इन लेप्रोस्कोपी, ठीक है, लेप्रोस्कोपी में यूज होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार आप लोग लिख लेते हो यस ये नाइट्रोजन जो है ब्लैक कलर का होता है और वो क्रायो सर्जरी के अंदर यूज होता है। क्रायो मीन्स लाइक ऑफ दैट की फ्रीजिंग करके वो पार्ट को कट कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो है क्रायो सर्जरी के लिए बोले तो वो ब्लैक कलर का होगा, नाइट्रोजन गैस होगा। और लेप्रोस्कोपी के लिए बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसके लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, मैंने जैसे फ्रीजिंग बोला तो हम नाइट्रोजन बिस्किट खाते हैं, है ना, हम मेले और कोई जगह पे गए हो तो हम नाइट्रोजन बिस्किट खाते हैं, तो वहाँ पे धुआं निकलता है, वो पूरा ठंडा ठंडा लगता है ना। तो ये वही चीज़ है कि वो जैसे है नाइट्रोजन बिस्किट जो कोल्ड होती है, वैसे ही नाइट्रोजन गैस भी क्रायो सर्जरी के अंदर फ्रीजिंग करके बॉडी पार्ट को कब कट कर देंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो वाजोकंस्ट्रिक्शन के साथ एनेस्थेटाइज्ड इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला हम लेप्रोस्कोपिक में इसलिए देते हैं क्योंकि वो हर जगह पे फैल जाएगी और पूरी बॉडी कैविटी को जो है वो अच्छे से हमको दिख पाएगी कि कौन सी जगह पे हम कौन सा ऑपरेशन कर पा रहे हैं, और सारा ऑर्गन्स जो है वो वाइट कलर का दिखेगा, इसलिए हम इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगा तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो लाइट ब्लू कलर का सिलेंडर होता है, वो यूज इन एनेस्थेशिया के अंदर यूज़ होता है। हीलियम ब्राउन कलर का होता है, यूज विथ ऑक्सीजन के साथ मिलके इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिर से देखो कि कलर ऑफ गैस सिलेंडर हमको पता है ऑक्सीजन का टॉप वाइट और उसका बॉडी ब्लैक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर का होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर यूज़ होता है। नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लैक सिलेंडर होता है, क्रायो सर्जरी के अंदर यूज़ होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बोले तो वो लाइट ब्लू कलर का होता है, यूज इन एनेस्थेशिया, और इसको लाइफिंग थेरेपी लाइक भी हम बोल सकते हैं। हीलियम ब्राउन कलर का होता है, यूज विद द ऑक्सीजन होता है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ब्लड कलेक्शन के बारे में, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखना चाहेंगे। ओके, ये लेक्चर्स को जस्ट हम यहीं पे क्विट करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।